इंदौर के राजा रघुवंशी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस महिला की मांग में उसने सिंदूर भरा, वही महिला पहले से उसे मारने का प्लान बनाकर आई थी। अभी तक जो जानकारियां इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सामने आ रही हैं, उसने पति पत्नी का जो रिश्ता है उसी पर सवालिया निशान लगा दिया है। पति की जो पत्नी है सोनम, उस पर शक गहरा दिया है। दो तस्वीरें आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इन दो तस्वीरों ने चंद दिनों में ही देश के लोगों के जज्बात और इस मामले के हालात पूरी तरह से बदल दिए हैं। पहली तस्वीर 11 मई की है। ये उस सोनम की तस्वीर है जिसे राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी के तौर पर अपनाया था, और दूसरी तस्वीर 9 जून की है। ये वही सोनम है जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर्स के जरिए अपने पति को शिलोंग में मरवा दिया। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मेघालय के शिलोंग में एक खाई में मिला था। उसका सारा सामान गायब था। पुलिस को ऐसा लगा कि राजा रघुवंशी के साथ लूटपाट हुई हो, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि सोनम है कहां। देश के लोगों के मन में अगर आप देखिए तो सोनम के प्रति संवेदनाएं पैदा हुई। सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे। हनीमून के दौरान पति की हत्या होने और सोनम के गायब होने से मध्य प्रदेश और मेघालय में एक घमासान मच गया। सवाल यह उठने लगा कि सोनम के साथ आखिर हुआ क्या। कहीं सोनम को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, कहीं मेघालय के किसी लोकल गैंग ने लूटपाट के बाद इन दोनों को मार तो नहीं दिया, कहीं सोनम को बंधक तो नहीं बना लिया गया। न जाने कौन कौन सी सोशल मीडिया पर जितने लोग उतनी बातें उतनी थ्योरीज, न जाने कौन कौन से सवाल उठाए गए। देश के लोग दुआ करने में लग गए कि सोनम के साथ कुछ ना हुआ हो, वो किसी तरह से कम वो तो जिंदा लौटा है। सोनम जिंदा तो मिल गई, लेकिन उसके मिलने के बाद जो सच सामने आया उसके मुताबिक शिलोंग में राजा रघुवंशी की ही नहीं, भरोसे की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और इसमें 5 लोग शामिल थे। पहला, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम सिंह। दूसरा, सोनम सिंह का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। तीसरा, विक्की ठाकुर सुपारी किलर। चौथा, आकाश राजपूत सुपारी किलर। 5वां, आनंद सुपारी किलर। पुलिस का कहना है कि सोनम सिंह ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी। उसकी हत्या के लिए एक पूरा बाकायदा प्लान तैयार किया, वो सोनम ने ही किया था। ऐसा शक जताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शादी तय होने के बाद से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि सोनम इस शादी के लिए राजी नहीं थी। अब हम इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी कड़ियां जोड़ने वाले हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। सबके मन में कई सवाल आ रहे हैं, आपको जवाब मिलेंगे। सोनम सिंह और राजा रघुवंशी का परिवार इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन दोनों परिवार बच्चों की शादी तय होने से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा, राजा रघुवंशी के परिवार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राजा और सोनम की शादी एक खास प्रथा के जरिए हुई थी, जिसमें एक ही समाज के लोगों को एक सम्मेलन बुलवाकर रिश्ते करवाए जाते हैं। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक ही समाज के शादी और जो शादी योग्य लड़के लड़की हैं उनके नाम लेकर समाज की परिचय पुस्तिका में छपवाया गया। इसी में देखकर सोनम परिवार ने सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी। रिश्ता तय होने के बाद राजा रघुवंशी ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की। अब शादी तय हो चुकी थी, लड़की के बारे में पता चल चुका था, उसका मोबाइल नंबर था। राजा रघुवंशी सोनम सिंह से बात करना चाहता था, और ये सामान्य है कि अगर परिवार वाले भी शादी तय करते हैं तो अक्सर लड़के लड़की आपस में बात करते हैं, लेकिन सोनम को उससे बात करने में कोई रुचि नहीं थी। राजा रघुवंशी ने अपने परिवार को सोनम के इस व्यवहार के बारे में बताया था। तब तक किसी को यह पता ही नहीं था कि सोनम ऐसा क्यों कर रही है। आमतौर पर अगर अरेंज मैरिज हो तो ऐसे में लड़का लड़की शादी तय होने के बाद एक दूसरे को समझने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, कई बार मिलते जुलते भी हैं। लेकिन सोनम राजा के साथ ना बातचीत करना चाहती थी और ना ही मिलने के लिए तैयार थी। राजा रघुवंशी ने सोनम को एक फिल्म डेट के लिए भी पूछा था कि मूवी देखने चलते हैं, लेकिन सोनम की मां का कहना था कि उनके परिवार में यह सब नहीं होता। अब एक वजह यह भी रही होगी कि अगर सोनम मिलती
तो शायद वो राजा को बता देती कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है और वो किसी और को चाहती है। आज हम एक ऐसे समाज में हैं जहां लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से मिलने की पूरी आज़ादी है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी काम करने वाले लड़के लड़कियां भी एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, फिर अपने मनपसंद साथी से शादियां करते हैं। एक ऐसे युग में सोनम की मां का तर्क संदेह पैदा करता है, लेकिन परंपरा का मान रखते हुए राजा रघुवंशी ने सोनम की मां का यह तर्क भी मान लिया। शादी तय होने के बाद भी सोनम मोबाइल फोन पर बात करने को तैयार नहीं थी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़की का मन नहीं है, परिवार वालों का मन नहीं है तो फिर ठीक है। हालांकि कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं, एक दो बार मिल तो ले, एक दूसरे को पहचान तो कर लें, और ये जरूरी भी लगता है। इससे परेशान होकर राजा ने जब देखा कि वो तो ना बात कर रही है, ना मिलने के लिए तैयार है, उसे एक बार शादी से भी इनकार कर दिया था। कहा कि ये लड़की अलग मुझे अजीब लग रही है, लेकिन परिवार के समझाने पर बाद में राजा रघुवंशी मान गया। राजा के परिवार का यह आरोप है कि शादी को लेकर सोनम का परिवार कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। उनको शक था। आरोप है कि सोनम की शादी जल्दबाजी में करने की कोशिश की गई थी। शादी में पंडित के बताए मुहूर्तों की भी जानबूझकर अनदेखी की गई थी। ज्योतिषी ने शादी के बाद सोनम की विदाई की तारीख 31 मई दी थी, लेकिन सोनम की विदाई शादी के 3 दिन बाद ही कर दी गई। आरोप ये लग रहे हैं कि सोनम को जल्दी से जल्दी ससुराल भेजने की कोशिश की जा रही थी। अब ये सब शक पैदा करता है कि क्या परिवार वाले उसके किसी लव अफेयर को छिपाने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहे थे, और क्या इसी वजह से वो बच्चा मैनिपुलेट हो रहा था। संदेह होता है कि क्या सोनम के परिवार शादी निपटाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं, 1 साल तक कोई डेट नहीं है, जल्दी से शादी कर दीजिए, अभी ही शादी करनी है, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी प्रथा से शादी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। फ़ोन पर बात करना या मिलने से मना करना संदेह पैदा करता है। क्या सोनम की शादी उसकी मर्जी के बगैर करवाई गई थी? अब देखिए, सोनम का परिवार इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस ने इन सवालों के जवाब खोज लिए हैं। जवाब है राजा रघुवंशी की हत्या का एक आरोपी, राज कुशवाहा। पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है और इसी वजह से सोनम राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने राजा रघुवंशी के साथ शादी कर ली। राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। प्लाईवुड की उसकी एक दुकान थी, फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में सोनम का भी आना जाना था और यहीं पर दोनों मिलते थे, यहीं पर दोनों की दोस्ती हुई। और अगर आप देखिए तो उम्र में सोनम से वो 5 साल छोटा है। ये राज दावा है कि सोनम कुशवाहा राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, वो ये मानते होंगे कि हमारे प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी है, 5 साल उम्र में छोटा है, आखिर इससे क्यों शादी के लिए जिद कर रही है। इसीलिए उसने शादी तय होने के बाद से ही राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाने का सोनम ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी, या सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्यारों को हायर किया था। एक सवाल यह भी है कि सोनम ने अपने प्रेमी, जो तथाकथित प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके बारे में राजा रघुवंशी को शादी से पहले क्यों नहीं बताया। क्या वो शादी में मिले पैसे गहने लेकर प्रेमी के साथ भागना चाहती थी? वरना विवेक तो यही कहता है कि अगर परिवार वाले भी जिद कर रहे हैं, किसी की जान क्यों लेनी है? किसी का बच्चा है, वो मारना क्यों है? शादी मत करो, भाग जाओ। लेकिन वो शादी भी कर लेती है। अब पुलिस को शक है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की ताकि हत्या के लिए शादी में मिले पैसों और गहनों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसने खास तौर से एक ऐसी जगह चुनी जो उसके घर से बहुत दूर थी। सोनम ने ही मेघालय का पूरा प्लान तैयार किया था, यह हनीमून का, और यह बाकायदा राजा रघुवंशी की मां बता रही है। राजा रघुवंशी को सारी बुकिंग्स के बाद बताया। जब सोनम ने मेघालय में जाने की सारी बुकिंग्स कर ली, उसके बाद उसने राजा रघुवंशी को बताया कि मैंने तो हनीमून के लिए मेघालय की बुकिंग कर ली है, तुम चलो। राजा की मां का कहना है कि शादी के बाद भी सोनम ने बाहर घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेघालय के टिकट बुकिंग की जानकारी दी। टिकट बुकिंग की खास बात यह थी कि केवल जाने का टिकट बुक करवाया था, वापसी का नहीं। अब पुलिस को शक है कि वापसी का टिकट जानबूझकर नहीं करवाया गया था, क्योंकि हत्या की प्लानिंग के बाद भागने की प्लानिंग भी की गई थी। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या के दौरान मेघालय में नहीं था।
वो फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स यानी सुपारी जो किलर्स थे, हत्यारे थे, उन्हें इन सोनम और राज कुशवाहा के वो भी संपर्क में थे। और देखिए, यहीं से कहानी शुरू होती है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम नजर आ रहे हैं। इसमें राजा एक बाइक पर बैठा हुआ है, लेकिन सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर ले। सोनम ने हत्या के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। सोनम राजा को उसी जगह ले गई। वहां पर पहले से मौजूद सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम शिलोंग से असम के गुवाहाटी पहुंच गए और इसके बाद अलग अलग ये सारे लोग हो गए। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज कुशवाहा की बातचीत की जानकारी मिली है। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान की गई और फिर उसने अलग अलग जगहों से उन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। At this juncture, we can say that when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. You know, after doing a lot of homework out here, they went there, and with the help of our counterparts, we arrested them. It's not that, you know, we just took a shot in the sky. It was a lot of substantial evidence, a lot of ground spade work was done. शिलोंग पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ही उन्हें सोनम के जिंदा होने की जानकारी मिल गई थी। पुलिस सभी को एक साथ पकड़ने की कोशिश में लगी थी, लेकिन कल रात 1 बजे सोनम अचानक से शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिली। चाय वाले से मोबाइल लेकर उसने अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताई। चाय वाले के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि अनजान लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस सोनम से राजा रघुवंशी की हत्या और शिलोंग से गाजीपुर तक की उसकी यात्रा के हर पहलू पर पूछताछ कर रही है। सोनम ने पुलिस को भी यही बताया है कि मेघालय में पहले उनके साथ लूटपाट हुई, इसके बाद बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंद करके रखा और उसे गाजीपुर छोड़कर चले गए। पुलिस को सोनम की इस थ्योरी पर भी जांच करनी है। हम आपको इस पूरे मामले पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं। फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला है कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो होएगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा, 3 ने, जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। सोनम ने ढाबे वाले से फोन लेके गोविंद जी को लगाया, उनके भाई को फोन लगाया है। ये प्रूफ मेरे पास है, ठीक है ना। पुलिस वहाँ की गलत बोल रही है। रजाबंदी शादी हुई थी, कोई बात का अगर विरोध करते तो बच्चे का फोटो देखिए ना, उसमें चेहरे में ही दिख जाता कोई विरोध होता जरा सा भी। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि हम बच्चे पे दबाव डालें, बच्चे पे दबाव डालें। हमने हमारे ऊपर, हमारे घर के अंदर ऐसा नहीं होता ना। हमने ये शिक्षा बच्चे को दी
सीबीआई जांच होगी जब इस बात का रेस्ट खुलेगा और जब इस चीज का हल होएगा। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं का ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है, तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। देखिए ये तो हम खुद अचंभा हम लोग सोचने पड़ गया रात को। तो सोनम एकदम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, कोई बाय फ्लाइट पहुंची है, बाय फोन भी नहीं पहुंची है, बाय कार पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसमें ये हम लोग खुद सोचने पड़ेगा अभी तक में। दूसरी चीज़ हमारे मन में एक डाउट ये भी है, तो सोनम के चेहरे पे, हाथ पैर पे कहीं भी कुछ स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है, मतलब इतनी 17 दिन इतनी सेफ कैसे रही हो। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, हत्याकांड का मोटिव यही है कि सोनम जो राज कुशवाहा नाम के शख्स से सोनम का अफेयर चल रहा था, दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को एक तरीके से कहे तो सोनम और राज रघुवंशी ने इस साजिश को रचा और उसके बाद 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनको हायर किया गया और एक प्लानिंग के तहत शिलोंग हनीमून मनाने के लिए सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी और उसके बाद जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की। जो हत्याकांड, जो क्राइम सीन है उसकी भी प्रॉपर रेकी की गई थी, क्योंकि जो क्राइम सीन है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन है कि जो क्राइम सीन जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जिस खाई में लाश मिली थी, उसकी पहले रेकी की गई, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अमेरिका बर्बाद हो गया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि अप्रवासियों और घुसपैठियों के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए। पिछले 3 दिनों से अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लूटपाट, मारपीट, सब कुछ सड़क पर और कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एलए में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है लॉस एंजलिस में और सिस्टम पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से लॉस एंजलिस में यह हालात क्यों बने, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के महत्वपूर्ण शहर ने कैसे हिंसक प्रदर्शनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। लॉस एंजलिस, एलए, मतलब हॉलीवुड, जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। देखिए वहां पर क्या हालात हो गए। अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों की यह सबसे खतरनाक तस्वीर है। कारें धू धू कर चल रही हैं, तमाम प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। इस बर्बादी के वीडियो को अपने मोबाइल पर लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कार के आसपास प्रदर्शन मेक्सिको का झंडा लेकर घूम रहे हैं प्रदर्शनकारी। ऐसा नहीं है कि इन प्रदर्शनकारियों ने कोई 1 या 2 बार मतलब सिर्फ वहां पर कार जलाई। इन्हें पुलिस की जितनी गाड़ियां दिखी सबको जला दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये कारें जल रही हैं। प्रदर्शनकारी तमाशा देख रहे हैं, पुलिस गायब, नदारद। और यही सवाल आज हर अमेरिकी पूछ रहा है कि हमारी पुलिस है कहां। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रदर्शनकारी इन कारों को जलाकर अमेरिका की पूरी कानून व्यवस्था को जला रहे थे, चुनौती दे रहे थे और कह रहे हो कि देख लो, हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को झुका दिया। कारें जलकर खाक हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी झंडा हाथों में लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर उनमें गालियां लिखी गई और उसके बाद आग के हवाले किया गया। इस कार में एक प्रदर्शनकारी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ, उसे एहसास नहीं था कि यहां इस कार में आग लगा दी गई है। लेकिन थोड़ी ही देर में कार धू धू कर जलने लगी, तब वो भागा। अमेरिका की बर्बादी की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल हैं। खास तौर पर ये एरियल फुटेज जो है
जिसमें कार जल रही है, उसके आसपास झंडा लिए प्रदर्शनकारी घूम रहा है, पूरी चुनौती देते हुए। सबसे पहले आप यही देखिए कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर लॉस एंजलिस पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले ही कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर खास तौर पर प्रशासन की गाड़ियां थी। एक और डराने वाला वीडियो आया जिसमें दिख रहा है कि कैसे सड़क पर जा रही गाड़ियों पर एक हमलावर लगातार पत्थर मार रहा है। देखिए एक एक करके कैसे यहां गाड़ियां निकली बैक टू बैक, और इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी और ये प्रदर्शनकारी उन कारों पर लगातार पत्थर मारता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉस एंजलिस की ये सड़कें जंग का मैदान बनी हुई है, हर तरफ धुआं ही धुआं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लेकिन ये प्रदर्शनकारी पुलिस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। लगातार इन्होंने पुलिस का रास्ता रोका था, सड़क ब्लॉक की हुई थी। एक तरफ का युद्ध चल रहा था प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच में। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों का सामने करने के लिए घोड़े भी मैदान में उतारने पड़े। देखिए कैसे एलए पुलिस घोड़ों पर चल रही है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को वो काबू में कर सके। लेकिन सवाल यह है कि एलए में, लॉस एंजलिस में ये प्रदर्शन इतने हिंसक कैसे हो गए। लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई ने एलए में कई जगहों पर छापेमारी की थी। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई जगहों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों को बनाने वाले वर्कर्स को बाकायदा पकड़ा गया रेड में। और छापेमारी के बाद डिपोर्टेशन जो पॉलिसी है ये उसी का हिस्सा है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार करना है, फिर डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अब देखिए अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। इन्हीं छापों को रोकने के लिए एक साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। दावा है कि 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेरकर आईसीई अधिकारियों पर हमला कर दिया। रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों, आंसू गैस और पेट्रोल बम भी दागे। अब ये तो सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है, चुनौती है कि आप अमेरिका में रह भी रहे हैं, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और जब आपसे कागज मांगे जा रहे हैं तो आप दंगा कर रहे हैं, पुलिस को ही पीट कर भगा रहे हैं। भीड़ की मांग थी कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें भी फौरन छोड़ा जाए। इसी के बाद लॉस एंजलिस प्रशासन को यह एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा हमला है और फिर और ज्यादा अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई। देखिए कैसे जब एलए पुलिस के और जवान बाहर निकले तो क्या माहौल था। सामने से एक शटर खुला, इधर प्रदर्शनकारी थे और सामने जैसे ही पुलिस के जवान शटर से बाहर निकले अफरा तफरी मच गई। तुरंत इन हिंसक हमलावरों में भगदड़ मच गई। इस बात पर हैरानी होती है कि ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में सीज फायर करवाने का दावा करते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है और बार बार कहते हैं, जहां जाते हैं मौका नहीं छोड़ते, कोशिश करते हैं कि और भी लोग बोले कि ट्रंप ने रुकवाया है। कभी कहते हैं कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, कोई सुन रहा नहीं है। कभी कहते हैं मिडिल ईस्ट में शांति ले आऊंगा। देखिए खुद उनके अमेरिका में क्या हाल हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जैसे ये अमेरिका नहीं बल्कि कोई वॉर जोन होगा, जैसे सीरिया, गाजा, लेकिन ये अमेरिका का लॉस एंजलिस है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलए को शांत करने के लिए नेशनल गार्ड्स भेज दिए। ट्रंप ने करीब 2000 नेशनल गार्ड्स एलए में तैनात कर दिए हैं। अब इस पर भी राजनीतिक लड़ाई हो गई है। ट्रंप का यह फैसला कैलिफोर्निया के गवर्नर को पसंद नहीं आ रहा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि राज्य में बिना गवर्नर की अनुमति के नेशनल गार्ड्स कैसे भेज दिए गए, क्यों भेजे गए। और अमेरिका में ये अपनी तरह का पहला मामला है। अब अमेरिका की सरकार ये भी कह रही है कि उन्होंने यूएस मरीन्स को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जो आर्मी से जुड़ी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा इमरजेंसी में तैनात किया जाता है। अमेरिका ने नेशनल गार्ड्स राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के गवर्नर के आदेश पर ही ये लोग काम करते हैं।
अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, सामान्य परिस्थितियों में नेशनल गार्ड्स राज्य के गवर्नर के अधीन होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ये राष्ट्रपति के आदेश पर काम कर सकते हैं। ये गार्ड्स प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, भूकंप उनमें राहत के काम में लगते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कि आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, ऐसे खतरों से निपटने के लिए भी इन्हें तैनात किया जाता है। इसके अलावा दंगों और हिंसक प्रदर्शनों को काबू में रखने के लिए भी इन्हें लगाया जाता है और जरूरत पड़ने पर यह अमेरिका की तरफ से युद्ध भी लड़ते हैं, जैसे कि इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में इन्हें तैनात किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह एक तरह की इमरजेंसी ही थी और इसीलिए इस इमरजेंसी में एलए के हालात सुधारने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती जरूरी थी। ट्रंप तो यह भी दावा कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं, नेशनल गार्ड्स की वजह से ही ये शांति आई है। अब आपको अमेरिका में अप्रवासियों की और खास तौर पर अवैध अप्रवासियों की समस्या से रूबरू कराते हैं। इसके लिए आपको अमेरिका का मैप देखना होगा। ये देखिए, ये है अमेरिका का मैप, जिसमें ये लॉस एंजलिस खास तौर पर दिख रहा है। ये पूरी तरह से मैक्सिकन बॉर्डर स्टेट है। ये शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का एक बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में अप्रवासी अमेरिका में दाखिल होते हैं। PEW रिसर्च, प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त कुल 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा 40.5 लाख मैक्सिको के लोग हैं। फिर अल साल्वाडोर के 7.5 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वाटेमाला के 7.25 लाख, होंडुरास 5.25 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बहुत से कदम उठाए। ट्रंप जब कैंपेनिंग ही कर रहे थे तभी से वो अवैध प्रवासियों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था एक एक करके पहचान होगी और सबको हम डिपोर्ट करेंगे, वापस उनके देश भेजेंगे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए ऑपरेशन एट लार्ज शुरू किया। बहुत से अवैध प्रवासियों से ट्रंप ने गिरफ्तार किया और उन्हें उनके देश भेजा। जैसे भारत के भी बहुत से अवैध प्रवासी हैं, इन अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजा गया। ट्रंप ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर बहुत से गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका के संसाधनों पर ये अवैध घुसपैठिए कब्जा जमा रहे हैं, जिसका खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो आज यानी कि 9 जून से लागू हो रहा है। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिक पर भी आज से ये आंशिक रोक लागू होगी। आपको एक मैप पर यह दिखाते हैं कि कौन कौन से देशों के लोग अब अमेरिका में दाखिल ही नहीं हो सकते। बैन है इन देशों के नागरिकों पर। इन 12 देश के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। दूसरे 7 देशों के लोगों के लिए अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये देश है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। इनमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनके नागरिक जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। आप ये शब्द सुनिए जो आपको गर्व से भर देंगे। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla, Shuks, from India, and I am the mission pilot for Axiom 4. The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I was born in 1985. Consequently, I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. ये विश्वास और जोश से भरे शब्द हैं भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट शुभांशु शुक्ला के, जो पूरे 41 साल बाद अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। आज से 41 साल पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने इतिहास रचा और अब उनके 41 साल बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जिस साल राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, उसके 1.5 साल बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। अब तक भारतीय मूल के 5 लोग अलग अलग देशों के अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में रूस के
सोयूज मिशन पर गए थे। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग स्पेस मिशंस में भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो वहीं स्पेसएक्स के मिशन के जरिए भारतीय मूल के राजा चूरी और वर्जिन अटलांटिक के यूनिटी मिशन में शिरीषा बांदला भी अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। लेकिन फर्क ये है कि ये सभी भारतीय मूल के लोग तो थे, लेकिन इनमें से सिर्फ राकेश शर्मा ही भारत के नागरिक थे। भारतीयों को आज भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बातचीत में राकेश शर्मा के वो शब्द याद हैं जब उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से कि भारत सारे जहां से अच्छा दिख रहा है। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करेंगे। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियम स्पेस के एक्सियम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। 41 साल के शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी फाइटर और टेस्ट पायलट हैं और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्हें जून 2006 में भारतीय वायुसेना की फाइटर विंग में कमीशन दिया गया। शुभांशु शुक्ला के पास सुखोई, मिग, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और एंटोनोव जैसे विमानों को उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। ये लगातार 3 महीने तक विमान उड़ाने के लगभग बराबर है। 3 महीने लगातार। उनका चयन इसरो के ऐतिहासिक गगनयान मिशन के लिए भी किया गया था। वो गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। साल 2019 में शुभांशु शुक्ला के पास इसरो से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया और इसके बाद उन्होंने रूस में यूरी गैगारिन जो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर खूब कड़ी ट्रेनिंग ली। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप में पेश किया। मिशन गगनयान भारत का पहला मिशन है जिसमें हमारा देश अंतरिक्ष में मानव भेजने का प्रयास करेगा। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा का अनुभव भारत के मिशन गगनयान के लिए भी अहम साबित हो सकता है। शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हूं, लेकिन यह 140 करोड़ लोगों की यात्रा होगी। एक्सियम 4 मिशन से पहले लॉन्च डे रिहर्सल पूरी की गई। यह मिशन 41 साल बाद भारत के अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है। 14 दिन के इस प्रवास के दौरान इन अंतरिक्ष यात्रियों, खासकर शुभांशु शुक्ला से प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की उम्मीद है। इस मिशन में इसरो ने भी निवेश किया है और 550 करोड़ रुपए इसरो ने भी खर्च किए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि पिछले 40 वर्षों के भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे, आईएसएस पर पहुंचने जा रहे हैं। राकेश शर्मा के बाद 1984 में यह दूसरा अवसर होगा। शुक्ला आईएसएस पर पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति बनेंगे और ये जो लॉन्च होगा वो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 और क्रू ड्रैगन कैप्सूल से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में होने वाला है, जहां पे मैं हूँ। शुक्ला के साथ आईएसएस पर 3 अन्य सदस्य होंगे। पूर्व नासा कमांडर पेगी विल्सन और मिशन स्पेशलिस्ट 2 लोग जो है, एक हंगरी से है और एक पोलैंड से, जिनके लिए भी ये काफ़ी ऐतिहासिक मिशन है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर पूरे देश में एक गजब का उत्साह है, लेकिन लखनऊ में उनके घर पर एक अलग ही माहौल बना है, विशेष माहौल। शुभांशु शुक्ला के माता पिता, पूरा परिवार उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, इस मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। उनके पिता शंभू शुक्ला ने कहा कि मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि यह मिशन पूर्ण होगा। हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा जो है उससे बेटर, उसमें भविष्य उसका बेटर रहे। तो हम भी चाहते थे कि हमसे बेटर उसका भविष्य रहे। तो हमारी यही इच्छा थी कि उसका जो है जो भी हो अच्छा हो। बहुत माइंड कूल रहता है, कभी मतलब उसमें टेंशन नहीं आता किसी प्रकार का, नो टेंशन। और बहुत ही प्रेम से जो है उस मिशन को पूरा करेगा और कुछ करेगा। आप देखते जाइए, उसका हर जगह पर बहुत अच्छा हुआ और ये भी बहुत अच्छा हुआ। बचपन का शुभांशु शुक्ला और आज के ग्रुप कैप्टन और अब तो स्पेस में जा रहे हैं, एक माँ के लिए कितना बड़ा मूवमेंट है? बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे लिए तो जैसे बचपन में था वैसे आज हमारे लिए तो बच्चा ही है। अभी भी कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, अब वो चूंकि इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए प्राउड मूवमेंट तो है ही हमारे लिए। अच्छा पैशन तो हमेशा से था उसको,
स्पेस में जाने का, स्पीड का, थ्रिल का, उसको हमेशा से एक्साइटमेंट था, बहुत ही ज़्यादा, और वो बहुत खुश था। जब उसको ISS में जाने की न्यूज़ मिली थी तब उसके यही शब्द थे कि ये भगवान ने मेरी झोली में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी डाली है ना कि जिसके लिए मैं उनको कितना भी धन्यवाद कहूँगा भगवान को कम ही होगा। और इस अपॉर्चुनिटी को अब वो 200% दे करके, मेहनत करके पूरा करना चाहता है। लोग दुआएं कर रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि राकेश शर्मा के बाद भारत एक बार फिर परचम बुलंद करेंगे, भारत का परचम बुलंद करेंगे और शुभांशु राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। अब देखना यह है, राकेश शर्मा ने तो वहां हिंदुस्तान को लेकर गाना गुनगुनाया था। देखते हैं शुभांशु शुक्ला ऐसा क्या करते हैं जो एक यादगार बनकर रहेगी। आपको सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में लेकर चलेंगे, जहां 4 जून से हज यात्रा शुरू हो चुकी है। इस साल लगभग 15 लाख विदेशी यात्रियों के हज यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। आज सवाल यह है कि सऊदी अरब को इन हज यात्रियों पर हमले का डर क्यों सता रहा है और कौन है जो इस पवित्र धार्मिक यात्रा पर हमला कर सकता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने मक्का में काबा के पास अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी यहां आसमान से निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कुछ जारी की हैं। इसके साथ लिखा है कि एयर डिफेंस फोर्सेस वो आंख जो कभी पलक नहीं झपकाती, जिसका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। इस पोस्ट में मक्का में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया है। इसके ठीक पीछे सऊदी का मशहूर क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। यह अल हराम मस्जिद यानी काबा के ठीक सामने है। दूसरी पोस्ट में सेना का एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। यह भी काबा और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इससे पहले सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब मुस्तैद है और इसके लिए जॉइंट डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मक्का में मौजूद हज यात्रियों पर हूती लड़ाकों के हमले की आशंका है। इससे निपटने के लिए ही जमीन से हवा में मार करने वाला अमेरिका का पेट्रियट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। हूती यमन के अल्पसंख्यक जैदी समुदाय के लोगों का हथियारबंद समूह है। यह मूल रूप से शिया मुसलमानों का एक वर्ग है। हूती सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, वे फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। साथ ही इजराइल, अमेरिका, पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करता रहा है, जबकि ईरान हूतियों की मदद करता है। इसकी वजह शिया देश ईरान और सुन्नी देश सऊदी अरब में वर्चस्व की पुरानी लड़ाई है। हूतियों ने कई बार सऊदी अरब के कई शहरों पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। सऊदी अरब ने भी 2 बार यह दावा किया कि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। हालांकि हूतियों ने इससे इनकार किया है। मुंबई से ये दिल दहला देने वाली खबर आपको बताते हैं जल्दी से। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा हुआ है। चलती ट्रेन से 8 यात्री रेलवे ट्रैक पर गिर गए, जिनमें से 5 यात्रियों की मौत हो गई। सेंट्रल रेलवे का कहना है कि यह हादसा दिवा कोपर रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। शुरुआती जांच में बताया गया कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी, जिस वजह से ये यात्री ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। इस घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यात्रियों को ट्रेन से गिरते देखा जा सकता है। इन यात्रियों को ट्रैक से उठाया गया और प्लेटफॉर्म पर लाया गया। अभी मृतक 30 से 35 साल के बीच बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं है। इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई लोकल में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है। मुंबई लोकल में ऐसे हादसों में पहले भी कई लोगों की जान गई है। मुंबई रेलवे के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में मुंबई लोकल ट्रेनों में 51,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 साल की बात करें तो मौतों का आंकड़ा 5,058 रहा, जिसमें से रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए 2,428 मौतें, ट्रेन से गिरने पर 1,160 मौतें,
जबकि रेलवे के पोल से टकराने में 10 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म के गैप में गिरने से भी 24 लोगों की मौत हुई है।